गाइस, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर दुनिया से रबर गायब हो जाए तो क्या होगा। बहुत सारे सेक्टर और इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बिना रबर के चल ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। स्टोन एज में टायर के इनोवेशन को एक रेवोल्यूशन माना जाता था जिसने लोगों की जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान बना दिया। जब 18th सेंचुरी में इन्हीं टायर्स पर रबर लगाया गया तो ग्रोथ की रफ्तार कई गुना बढ़ गई और उस रफ्तार को बढ़ाने में इंडिया की टायर कंपनीज ने भी जबरदस्त कमाल किया। आज अगर हम दुनिया के टॉप 30 टायर प्रोड्यूसर्स कंपनी की बात करें ना तो उसमें अकेले इंडिया की 5 कंपनीज आती हैं। और इस टायर बिजनेस को इंडिया में स्टार्ट किया था मद्रास रबर फैक्ट्री ने, यानी कि एमआरएफ ने। लेकिन एक गुब्बारा बेचने वाले गरीब इंसान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक ऐसी कंपनी का मालिक बनेगा जिसका नाम बड़े बड़े क्रिकेटर सचिन और विराट कोहली के बल्ले पर लिखा जाएगा। मारुति की पहली कार मारुति 800 में इसका टायर यूज होने वाला है। टू व्हीलर और कार, बस, ट्रक, ये सब तो छोटी चीजें हैं, यहाँ तक कि सुखोई का टायर भी एमआरएफ बना चुके हैं। लेकिन इस कंपनी में ऐसा क्या है, इसकी कीमत 1.5 लाख तक को भी क्रॉस कर चुकी है। इसके एक शेयर का प्राइस 1.5 लाख को भी टच कर चुका है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इस रबर फैक्ट्री को डिटेल में जानते हैं और साथ ही साथ एमआरएफ कंपनी की इंटरेस्टिंग जर्नी और उन फैक्टर्स को भी जानेंगे जिसने टायर प्रोडक्शन में इंडिया को वर्ल्ड लीडर बना दिया। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले साल 1845 की, जब स्कॉटलैंड के रॉबर्ट विलियम थॉमसन टायर के ऊपर रबर लगाने का कॉन्सेप्ट लेकर आए ताकि टायर आसानी से घूमने के साथ साथ शॉक ऑब्जर्वर का काम भी करे। लेकिन प्रैक्टिकली इसका प्रोडक्शन पहली बार जॉन वाइट डनलप ने साल 1888 में किया था और उनके इस टायर का यूज कार्ल बेंच की पहली पेट्रोल कार मोटर वैगन में किया गया। अब फिर साल 1905 में रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन को कम करने और टायर की ग्रिप को मजबूत करने के लिए टायर ट्रेड्स की शुरुआत हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सॉलिड रबर से बनी ये टायर ज्यादा लोड नहीं उठा सकते थे और साथ ही उनकी लाइफ भी इतनी कम होती थी कि कुछ 100 मील चलने के बाद इसे बदलना पड़ता था। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अमेरिका की फायरस्टोन कंपनी बलून टायर लेकर आई, जिसमें सॉलिड टायर के अंदर एक इन्फ्लेटेड ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। और इस नई इन्वेंशन ने टायर की लाइफ को बढ़ाने के साथ साथ ही गाड़ियों की हैंडलिंग और फ्यूल एफिशिएंसी को भी पहले से काफी बेहतर कर दिया था। फिर साल 1940 में ट्यूबलेस टायर और साल 1949 में रेडियल टायर्स मार्केट में आए और धीरे धीरे टाइम बीतता गया और टायर की जो मटेरियल क्वालिटी और प्रोडक्शन के तरीके थे उसमें भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा। अब गाइस, ये तो सभी को पता है कि टायर रबर से बनता है, लेकिन रबर कैसे बनता है? तो एमआरएफ की इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रबर कैसे बनता है, रबर का यूज कहाँ पर होता है। तो इसको हम डिटेल में जानते हैं। पहले दरअसल रबर 2 तरीके से बनता है। पहला है सिंथेटिक रबर, जो पेट्रोलियम का एक बाय प्रोडक्ट है और ये सस्ता होने के साथ साथ इजीली अवेलेबल भी है। और दूसरा होता है हमारा नेचुरल रबर, जो रबर प्लांट से बनता है, जो रबर ट्री से निकलने वाले लेटेक्स को प्रोसेस करके बनाया जाता है। और जिस देश में जितना ज्यादा रबर ट्री होगा वो देश उतना ही बड़ा नेचुरल रबर प्रोड्यूसर होगा। आज से 100 साल पहले दुनिया का 90% रबर साउथ अमेरिका का एक देश ब्राजील सप्लाई करता था और फोर्ड जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने वहां पर रबर ट्रीज के बड़े बड़े फील्ड्स खरीद रखे थे। यही वजह है कि दुनिया के रबर मार्केट पर अमेरिका का ही दबदबा था। लेकिन साल 1930 में रबर ब्लाइट नाम के एक फंगस ने ब्राजील और साउथ अमेरिका के पूरे रबर ट्री को खत्म कर दिया और आज ब्राजील से रबर का एक्सपोर्ट लगभग 0 है। रबर ब्लाइट एक ऐसा फंगस है जिसका कोई भी इलाज नहीं है और ये दुनिया के किसी भी कोने में अगर पहुंच जाए तो वहां के रबर ट्रीज को पूरी तरह से तबाह करने की पोटेंशियल रखता है। लेकिन एशियन कॉन्टिनेंट इससे अभी भी बचा हुआ है और दुनिया की 90% रबर की जरूरत को पूरा करता है, जिसमें 70% का कंट्रीब्यूशन थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया का है और इंडिया भी इसमें आता है चौथे नंबर पर। और इसी दौर में जब इंडिया में रबर का बिजनेस फलना फूलना शुरू हुआ था, केरल के एक रईस परिवार में केएम ममन वापलाई का जन्म हुआ। उनके पिता एक मलयाली न्यूज़पेपर और बैंक के मालिक थे और अक्सर हुकूमत के खिलाफ अपने न्यूज़पेपर के थ्रू आवाज उठाते रहते थे, जिसका बुरा असर यह हुआ कि त्रावणकोर रियासत ने उनके न्यूज़पेपर, बैंक और पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करके उन्हें जेल भेज दिया। केएम ममन अपने माँ और 9 भाई बहनों के साथ रोड पर आ गए थे। उस वक्त वो ग्रेजुएशन कर रहे थे। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि उन्हें अक्सर कॉलेज के फर्स्ट पर सोना पड़ता था। ग्रेजुएशन तो किसी तरह उन्होंने पूरी कर ली, लेकिन अब चिंता थी कि परिवार कैसे चलाया जाए। उन्होंने कुछ पैसों का इंतजाम किया और साल 1946 में एक शेड में बलून बनाना शुरू किया और जगह जगह पर घूम करके दुकानों पर, सड़कों पर वो गुब्बारे और उनसे बने खिलौने बेचने लगे। और इस मुश्किल दौर में उनकी वाइफ ने भी उनका पूरा साथ दिया और इस तरह शुरू हुआ मद्रास रबर फैक्ट्री, यानी कि एमआरएफ। आजादी के बाद साल 1952 में केएम को टायर रीट्रेडिंग के बारे में पता चला, जिसमें पुराने टायर्स को नया जैसा बनाया जाता है। अब उनके पास ऑलरेडी रबर के गुब्बारे बनाने का सेटअप तो मौजूद ही था। उन्होंने वहीं से टायर रीट्रेडिंग का काम करना भी शुरू कर दिया और अपनी पूरी सेविंग्स उसमें लगा दी। लेकिन शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उन्होंने जिस बिजनेस में एंटर किया है ना, उसमें कोई भी दूसरी इंडियन कंपनी अभी तक नहीं आई है। किसी भी दूसरी इंडियन कंपनी ने अभी तक वो बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने सीधा अमेरिकन कंपनी को चैलेंज किया था, लेकिन केएम ने कभी इधर उधर
की सोची ही नहीं, सिर्फ काम किया और अगले 4 सालों में ही ट्रेड टायर में एमआरएफ के मार्केट शेयर को 50% तक पहुंचा दिया। विदेशी कंपनियां तो उनकी ग्रोथ को देखकर इतनी हैरान थी और कई ने तो इंडियन मार्केट ही छोड़ दिया। फिर साल आया 1961 का, जब एमआरएफ ने ट्रेड रबर के प्रोडक्शन से एक कदम और आगे बढ़कर कंप्लीट टायर बनाने का फैसला किया और उसी साल एमआरएफ को स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट करा दिया गया। केएम ममन को अब समझ आने लगा था कि टायर ट्रेडिंग और टायर मैन्युफैक्चरिंग तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मैन्सफील्ड को अमेरिका की शानदार सड़कों के हिसाब से टायर को बनाने का एक्सपीरियंस था, जो 60 के दशक में इंडियन रोड के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं था। एमआरएफ की टीम ने मिलकर भारत की सड़कों के हिसाब से मिलकर टायर बनाना शुरू किया, लेकिन पूरे इंडस्ट्री पर डनलप, फायरस्टोन और गुडईयर जैसे इंटरनेशनल ब्रांड का ही दबदबा था। केएम ममन शुरुआती दिक्कतों से घबराए नहीं, बल्कि अपने प्रोडक्ट को दिन ब दिन बेहतर करने के साथ साथ वो अपनी मार्केटिंग पर भी खूब ध्यान देने लगे थे। इसके साथ ही साल 1964 में एमआरएफ ने इंडियन एड इंडस्ट्री के एक फेमस पर्सनालिटी एलिक को हायर किया, जिन्होंने मसल मैन के जरिए एमआरएफ को लोगों के बीच में खूब पॉपुलर बना दिया। कंपटीशन बहुत टफ था और मिशलिन जैसे कुछ ब्रांड ने तो एमआरएफ को एक्वायर करके उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन एमआरएफ पूरी मजबूती से टिका रहा और अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए टायर के दाम को अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा कम रखा। अब एमआरएफ का प्रोडक्शन तो तेजी से होने लगा, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने टायर को बेचे कहाँ। एमआरएफ को एक नए मार्केट की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपने पार्टनर मैन्सफील्ड से रिक्वेस्ट किया कि नाम चाहे आप अपना यूज कर लो, हमें अपने बाजार में टायर बेचने दो। मैन्सफील्ड इस बात पर राजी हो गया और अमेरिका, कनाडा के अलावा एमआरएफ अपने टायर दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करने लगा। और फिर साल 1967 में एमआरएफ अमेरिका को टायर एक्सपोर्ट करने वाली इंडिया की पहली कंपनी बनी, वो अमेरिका जिसने टायर को पहले बनाया और जहां की कंपनीज का बोलबाला पूरी दुनिया में था। उनके घर में घुसकर अपना बिजनेस करना हमारे लिए प्राउड की बात थी। साल 1979 में मैन्सफील्ड के साथ एमआरएफ का जॉइंट वेंचर खत्म हो गया, लेकिन एक साल पहले 1978 में ही उन्होंने अमेरिका की बीएफ गुडरिच के साथ टेक्निकल टाई अप कर लिया था। एमआरएफ की एक बड़ी अच्छी बात ये रही कि जब भी उन्हें लगा कि कहीं से कुछ सीखा जा सकता है तो वहां जाकर उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया और फिर जब एमआरएफ की स्ट्रेंथ सामने वाले की स्ट्रेंथ से जाकर मिलती है तो दोनों को ही फायदा होता है। जैसे कि रीट्रेडिंग के बिजनेस को और इंप्रूव करने के लिए भी उन्होंने इटली के कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया था। और फिर साल आया 1973 जब पहली बार एमआरएफ ने नायलॉन टायर्स का इन्वेंशन किया, जो मजबूत होने के साथ ही काफी ज्यादा ड्यूरेबल और सस्ता था। देश धीरे धीरे तरक्की की राह पर था और कई विदेशी कार और बाइक कंपनीज इंडिया में आने लगी थी। और जब 1988 में मारुति 800 कार को लॉन्च किया गया तो उसमें भी एमआरएफ के टायर्स को लगाया गया। उसके बाद मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक ने एमआरएफ को घर घर तक पहुंचा दिया, यानी कि सचिन के बल्ले पर भी एमआरएफ का नाम दिखाई देने लगा। जब उन्होंने सचिन के बल्ले पर अपना नाम लगाया, सचिन और विराट कोहली, लेकिन सचिन और विराट कोहली ही क्यों? क्योंकि उन्हें दिखाना था कि एमआरएफ इज द बेस्ट। और इस तरह बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट ने एमआरएफ को एक ब्रांड बना दिया। अभी तक एमआरएफ बस, ट्रक और जेसीबी के टायर्स ही बनाता था, लेकिन 90s के दशक में जब बजाज, टीवीएस और हीरो होंडा के बाइक्स धूम मचाने लगे थे तो इन्होंने भी टू व्हीलर्स के टायर बनाना शुरू कर दिया। आज एमआरएफ का टाटा, महिंद्रा, यामाहा और जनरल मोटर्स जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ टाई अप है। और यही नहीं, साल 2008 में तो उन्होंने सुखोई 30 का टायर भी बनाया था। मतलब ट्रक, बस से लेकर कार, बाइक और एरोप्लेन के टायर्स की पूरी रेंज इनके पास है। अब देखा जाए तो टायर्स का बिजनेस एक सेफ बिजनेस है। गाड़ियां चाहे पेट्रोल से चले, डीजल या हाइड्रोजन से, लेकिन चलेंगी तो टायर पर ही। लेकिन फिर भी एमआरएफ ने अपने बिजनेस को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई किया। अब इतना सब कुछ जानने के बाद उस सेक्टर को भी जान लेते हैं कि एमआरएफ का एक शेयर इतना महंगा कैसे है। एक टाइम में तो एमआरएफ की एक शेयर की कीमत 1.5 लाख के भी ऊपर जा चुकी थी। उसका एक शेयर 1,50,000 को भी क्रॉस कर चुका था। दरअसल होता क्या है कि जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है ना, तो उसके शेयर का प्राइस भी बढ़ता जाता है। लेकिन जब ये प्राइस बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट कर देती है। मान लीजिए अब 100 रुपए के 1000 शेयर्स मार्केट में है तो उसकी कीमत कितनी होगी? उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? 1 लाख रुपए होगी। अब अगर यही 1000 शेयर्स 50 रुपए के 2000 शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए जाएं तो उसकी मार्केट वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, यानी कि 1 लाख रुपए। लेकिन शेयर का प्राइस कम होने से लोग उसे आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। अब एमआरएफ ने 1970 और 75 में सिर्फ 2 बार ही अपने शेयर्स को स्प्लिट किया और उसके बाद पिछले 50 सालों से उनके शेयर्स के दाम बढ़ते ही गए। एक्चुअली एमआरएफ क्या चाहता है? एमआरएफ अपनी लिक्विडिटी को कम रखते हुए अपने लॉयल इन्वेस्टर्स को अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन शेयर्स को स्प्लिट करने वाली एमआरएफ इकलौती कंपनी नहीं है। आपको जानकर ये हैरानी होगी, वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे भी अपने शेयर स्प्लिट नहीं करती है। और जानते हैं उसके एक शेयर का प्राइस कितना है? उसके एक शेयर का प्राइस है इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग 5 करोड़ रुपीज। अब एमआरएफ के
बाद साल 1954 में बालकिशन टायर यानी कि बीकेटी, साल 1972 में अपोलो टायर्स और 1970 में एक और इंडियन कंपनी जेके टायर्स ने भी टायर मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया। इसके अलावा टीवीएस ने भी टायर मैन्युफैक्चरिंग में काम शुरू किया है। जनरली टू व्हीलर टायर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। टीवीएस को छोड़कर बाकी ब्रांड्स दुनिया के टॉप 30 कंपनीज में आते हैं जो अपना 40% तक का प्रॉफिट रेवेन्यू टायर एक्सपोर्ट करके जनरेट करते हैं। एमआरएफ का मार्केट कैप इसमें सबसे ज्यादा है 50,000 करोड़ रुपए और आज इनके 2500 डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया के हर कोने में है। ये अपने टायर 75 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं और साथ ही 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह एमआरएफ का शेयर इतना ज्यादा है। एमआरएफ ने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज इसके शेयर का प्राइस क्या है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के मेरे इस वीडियो में आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू गाइज।